गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वह आते हैं। अभी कहाँ आराम वदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनजे चौधरी हिंदी साहित्य और संपूर्ण व्याकरण में। इससे पूर्व के वीडियो में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ और उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। आज हम हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम जान लेते हैं कि प्रमुख विद्वान अपभ्रंश से हिंदी के विकास के संबंध में क्या कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम हिंदी उपभाषाएं और बोलियां। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से ही हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश की क्षेत्रीय बोलियों जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी और खस। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और खस से पहाड़ी का विकास हुआ। आगे चलकर हिंदी की 5 उपभाषाएं जिनमें पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी है और इनसे 18 बोलियों का विकास हुआ। तो हम आज अध्ययन करेंगे हिंदी की उन्हीं 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों के विषय में। इससे पूर्व हम जान लेते हैं कि प्रमुख विद्वान इसकी अपभ्रंश से हिंदी के विकास के संबंध में क्या कहते हैं। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय से 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त हो रही थी। तो इन्होंने कहा है कि 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का जो काल था उसको इन्होंने संक्रांति काल कहा है, और जिसमें क्या था कि भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त हो रही थी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। डॉक्टर नामबार सिंह ने लिखा है, देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। तो आपने देखा कि किस तरह विद्वान अपभ्रंश से हिंदी का विकास मानते हैं। तो आगे आइए, अब हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मंजिल मांगने से नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो आइए देखते हैं हिंदी की बोलियों उपभाषाओं के बारे में। तो हिंदी भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है और समझी जाती है।
कितने? 10 राज्यों में। वो 10 राज्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अब आप जब हिंदी पढ़े तो एक भारत का नक्शा लीजिए, उसमें देखिए ये 10 राज्य कौन कौन से हैं और हमारी हिंदी का प्रसार यहाँ तक है। बाकी के तो देश दुनिया में है, लेकिन भारत के मुख्य 10 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है। तो जब आप इसको मैप में पढ़ेंगे तो आपकी ये भी रहेगा कि अरे वाह, हम बिल्कुल किस तरह से हिंदी पढ़ रहे हैं, और आपको नया भी लगेगा। और इसकी जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनके स्थान कौन से हैं वो भी आप मैप में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अपभ्रंश के मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और खस, इन उपभाषाओं से, बोलियों से हिंदी का विकास हुआ। तो सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और खस से पहाड़ी, और मागधी से बिहारी, ये उपभाषाएं हमारी हिंदी की मिलती हैं। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी के मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये बोलियां हैं राजस्थानी की। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, और ये गढ़वाली और कुमायूनी तो ये आती है पूर्ववर्ती पहाड़ी में, और पश्चिमी पहाड़ी में आती है नेपाली। बिहारी, इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी ये आती हैं। अब प्रत्येक बोली को हम लेंगे एक एक करके, और वो उसका स्थान कौन सा है, उसकी कुछ विशेषताएं, तो हम बिल्कुल ट्रिक के साथ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में हम पढ़ते हैं खड़ी बोली। इसको कौरवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान था उसके आसपास के इलाके में बोली जाती थी। और इसका जो क्षेत्र है गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद और सहारनपुर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि इसमें प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। मध्यकाल में अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए और इसको हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। अब हमें एक समस्या आती है, हम सभी बोलियों के जब स्थान याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आप खड़ी बोली का स्थान याद कर रहे हैं, आपने वैसे तो समझ लिया, आप मैप में इसको पढ़ना, तो गाजियाबाद कहाँ है, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर, लेकिन हो सकता है एक दूसरे का मिला दे। तो इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक बनाएंगे। अब उस ट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम मोदी जी को बुला लेंगे। कोई जरूरी नहीं है नरेंद्र मोदी जी को बुलाए, नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाए, और मोदी किसी को भी बुला लेते, नीरव मोदी को बुलाते, ठीक है। तो मोदी जी को बुला लेंगे, उनसे क्या कहेंगे, गादे मोदी सहारा लेके, गाजियाबाद, गादे देहरादून, मोदी मुरादाबाद, और कैसे, सहारा लेके। तो गादे मोदी सहारा लेके, तो गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद और सहारनपुर, गादे मोदी सहारा लेके। हाँ, खड़ी बोली में कोई कविता गा दे, गादे मोदी सहारा लेके गाजियाबाद, मुरादाबाद और गादे देहरादून, मुरादाबाद और सहारनपुर, और ये हो गया हमारा खड़ी बोली का क्षेत्र। ये आपको पता ही है, ये इसको कौरवी भी कहा जाता है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें नाटक, कहानी, काव्य, गीत,
प्रचुर मात्रा में लिखे जाते हैं। वर्तमान में इसी में जो भी काव्य रचना हो रही है वो खड़ी बोली में ही हो रही है। दूसरा आता है हरियाणवी, इसको बागरू भी कहते हैं, और इसमें कुछ थोड़े थोड़े पंजाबी के भी पुट आ जाता है। अब इसका है पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक। पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक। अब इसको भी भूल सकते हैं, इसका बनाएंगे पिया हीरो। कहां से आया है? हरियाणा से। पिया हीरो, पटियाला, पिया, पा से पटियाला, आ से अंबाला, ही हिसार और रोहतक। पिया हीरो हरियाणा का। खड़ी बोली, गादे मोदी, सहारा लेके। पिया हीरो। कन्नौजी, कानपुर के आसपास के क्षेत्र को कन्नौजी कहलाता है। कन्नौज कहलाता है और वहां की भाषा कन्नौजी कहलाती है। क्षेत्र इसका कानपुर, पीलीभीत, भीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई। अब हरियाणा का पिया हीरो, तो आगे आप एक कल्पना कीजिए, मोदी जी गा रहे हैं तो कह रहे हैं कि है ना हरियाणा के अच्छा गाते हैं क्योंकि वहां के तो पिया हीरो है, और फिर बता रहे कि डेस्क पर रखी कापी ई साफ है, गंदी नहीं है, कापी ई साफ है। कानपुर, पीलीभीत, ई इटावा, सा शाहजहांपुर और साफ फर्रुखाबाद है हरदोई। कापी ई साफ है। कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई। ब्रज भाषा के समान और बोलने का सब समान है, और इसका बोलने का लहजा भी कुछ कुछ मिलता जुलता ब्रज भाषा के समान है, लेकिन ब्रज भाषा से भिन्न है। और ये कौन सी हो गई आपकी? कन्नौजी ब्रज भाषा। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी और धौलपुर ब्रजमंडल के आसपास की बोली होने के कारण इसको ब्रज भाषा कहा जाता है। और अगर इसका कहेंगे अब मथुरा, कृष्ण भगवान धमकी देते रहते थे तो वो क्या कह रहे हैं? आ मथुरा। एटा, इसको थोड़ा सा हम याद करने के लिए, ऐसा मैं ढूंढूंगा धौलपुर। अब आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, मथुरा कृष्ण भगवान की, उससे याद रह जाएगी। ऐसा, एटा, मैं, मैनपुरी और धुलूंगा धौलपुर। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी और धौलपुर में बोली जाती है ब्रज भाषा। अभी तक हमने पश्चिमी हिंदी की सबसे पहले खड़ी बोली में गादे मोदी, सहारा लेके गाजियाबाद, दे देहरादून, मां मुरादाबाद, सहारा लेके सहारनपुर, और दूसरी आपने पढ़ी हरियाणवी, पिया हीरो, पा पटियाला, आ अंबाला और ही हिसार और र रोहतक। तीसरी आपने पढ़ी कन्नौजी, कापी ई साफ है, का कानपुर, पी पीलीभीत, ई इटावा, सा शाहजहांपुर, फ फर्रुखाबाद और हरदोई। ब्रजभाषा अब आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, ऐसा, एटा और मैं, मैनपुरी और धुलूंगा धौलपुर। अब और बुंदेली, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। तो सीधी सी बात है, झांसी के आसपास की बोली है। और हम कह रहे हैं कि झांसी देखने हम कैसे गए? ओ झांसी छत से गवायो हम, झांसी छत से गवा गए हो हम। झांसी छत छतरपुर से सागर, गवा ग्वालियर, हो होशंगाबाद और हम हमीरपुर। तो ओ झांसी, ओ ओरछा, झांसी, ओ झांसी छत से गवा हो हम। ओ ओरछा, झांसी, छत छतरपुर से सागर, ग्वालियर और होशंगाबाद और हम हमीरपुर। तो हमने पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियां
अवधि बघेली छत्तीसगढ़। अवधि अवध क्षेत्र में अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद, बाराबंकी। अवधि में रामचरितमानस की और जो राम भक्ति धारा की भक्ति काल में जितनी रचनाएं लिखी गई हैं अधिकतम अवधि भाषा की रचनाएं हैं उसमें। तो इसको कैसे याद करेंगे? अयोध्या, ये सबको पता है, राम से संबंधित काव्य लिखा गया अवधि में। तो कहां के थे? अयोध्या के। अयोध्या के क्या थे? सुल्तान, और उनका क्या था? प्रताप छाया हुआ था। तो अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रताप। उनकी पत्नी का नाम था सीता। सीता का हरण कर लिया रावण, तो राम लेके गए फौज फैजाबाद, और एक को भी बांका नहीं छोड़ के आए। कहते ना बाल भी बांका, तो 12 बंकी, एक को भी छोड़ के नहीं आए। 12 बांका नहीं, बाल भी बांका राम का हुआ नहीं और किसी को बाकी छोड़ के नहीं आए, तो 12 बंकी। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद और बाराबंकी। अयोध्या, अयोध्या के सुल्तान, सुल्तान का प्रताप, प्रताप और उनकी पत्नी और उनका अपहरण हुआ जब ले गए फौज, और 12, बाकी कोई नहीं रहा। तो इस तरह से हमने याद की अवधि का क्षेत्र। अब आता है बघेली। रीवा क्षेत्र को बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका है महर, नागौद, जबलपुर, रीवा, सतना। तो मैं ना जा री सतना अकेली बोलते हैं वहां पे बघेली। मैं महर, ना नागौद, जा जबलपुर, रीवा और सतना। तो मैं ना जा री सतना अकेली बोलते हैं वहां पे बघेली। तो बघेली का ये क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर, नंदगांव। इसका छत्तीसगढ़ी का कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है। इसको याद करेंगे बीरा की दुकान की, हम ऑप्शन लगा लेते हैं। बी बिलासपुर, रायपुर की साइलेंट, दो दुर्ग, कांकेर, ना नंदगांव। बीरा की दुकान कहां पे? छत्तीसगढ़ में। तो अवधि का हमने वैसे याद किया कि अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद और बाराबंकी। बघेली का महर, मैना जारी सतना अकेली। तो महर, नागौद, जबलपुर, रीवा और सतना। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर, बीरा की दुकान, बिलासपुर, राय, दुर्ग, कांकेर और नंदगांव। अब आते हैं हम राजस्थानी के। राजस्थानी उपभाषा की बोलियां। राजस्थान को सीधे 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान में जैसे मेवाती, भरतपुर और अलवर में, और मध्य से में लगभग जयपुर, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़, इनमें जयपुरी। तो जयपुरी, जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़। मेवाती में अलवर, भरतपुर और इनसे लगा हुआ है हरियाणा, तो गुड़गांव, करनाल, इनमें मेवाती। मालवी दक्षिणी राजस्थान के आसपास और जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, इंदौर, रतलाम, भोपाल। राजस्थानी को टिक नहीं बताओगे क्योंकि सीधे हैं और अपने रोज टच में भी आते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो राजस्थानी के राजस्थान के सीधे से 4 स्थिति कर लो। उसमें जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। आगे देखते हैं भोजपुरी। और ये जो भोजपुरी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी की उपभाषाएं हैं। तो बिहार की तरफ आ जाइए। बनारस, भोजपुरी कहाँ का क्षेत्र है? बनारस, शाहबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपा, सार। अब इतने क्षेत्र समझ लेंगे, लेकिन उसको याद करने में कि भाई भोज है, खाना है, अब किससे जाए, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या कहेंगे? बस आगो बामे जा चंपा। अब चंपा को जाना है खाना खाने, तो बात ही कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं बस आगो बामे जा चंपा सारण। सारण के लिए जाना है उसको भोज करने के लिए।
तो बस, बा बनारस, शाह शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बा बलिया, में मिर्जापुर, जा जौनपुर, चंपा, और कहाँ को जा रही है, सारण के लिए। तो बस आगो बा में जा चंपा, सारण, बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपा और सारण। कौन सी भाषा? भोजपुरी। मगही, हजारीबाग, गया, पलामू, भागलपुर, मगही भाषा बोली जाती है। तो और ये पटना रह गया था। हप्पू, दप्पू ने मैगी खाने, हप्पू गया पलामू भाव, क्यों? मैगी खाने। मगही, हजारीबाग, पटना, गया, पलामू, भागलपुर। हप्पू गया पलामू भाग, क्यों? मैगी खाने। मैथी के दाने छोटे छोटे होते हैं, मूंग के छोटे भी होते हैं। तो मुजफ्फरपुर है ना, वहां पे दर माने दरवाजे पे, दर पे मूंग, मुजफ्फरपुर में मूंग। और मैथिली, तो मैथिली भाषा दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर। आ जाओ, हो गए ये तीनों। भोजपुरी, बस आगो बा में जा चंपा, सारण, मगही, हप्पू गया पलामू भाग, मैथिली दर पे मूंग, मुजफ्फरपुर में। अब उससे क्या आपको अपने ये याद हो जाएंगे, और एक बार जब ये याद हो जाएंगे तो फिर इनको समझ के जैसे मैप में और अच्छे से वो करेंगे बाकी की, फिर आपको ये काम आएंगे जब हम कवि पढ़ते हैं, लेखक पढ़ते हैं, तो उनके जन्म स्थान, अरे यहाँ तो ये भाषा बोली जाती है और यहाँ का ये कवि है, यहाँ का लेखक है, आपको याद करने में बहुत आसानी रहने वाली है। तो एक बार याद कर लीजिए, आगे के लिए फ्री। पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी जिसको नेपाली भी कहते हैं, वो धर्मशाला, अंबाला, शिमला, मंडी। अब नेपाल की तरफ से आ रहा है पश्चिमी जो पहाड़ी है, तो उसको मैं अपनी अम्मा को आके क्या कह रहे हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं धर्मते ही बात है, तो कह रहे हैं धर्मते अम्मा, शिमला मिर्च की मंडी है वहां पे। तो धर्मशाला, अंबाला, शिमला, मंडी, ठीक है। अब मध्यवर्ती पहाड़ी, इसको थोड़ा वैसे याद कर लो, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत। रानीखेत खूब सुन रखा है, कहाँ? राजा हिंदुस्तानी पिक्चर में। तो रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, मध्यवर्ती पहाड़ी। अब आपके दिमाग में कुछ चले तो याद कर लेना, रख के, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ी हिंदी की भाषा और बोलियां और उनके स्थान। अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करेंगे, तो बने रहिए एनजे चौधरी के साथ।